दुनकीपुर गांव में सूरज ढल रहा था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे, दिन की बातें कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और खेतों से लौटे लोग थकान मिटा रहे थे। तभी एक सुंदर स्त्री चौपाल के पास रुकी। उसकी मुस्कान और चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। वो शांत थी, पर उसकी मौजूदगी में कुछ अनोखा था। नमस्ते, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? हमारे गांव में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ दिन रुकेंगी? सरपंच जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं शहर से आई हूँ, गांव घूमना चाहती हूँ, ठिकाना ढूंढ रही हूँ। आपके गांव की शांति मुझे भा गई। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? चौपाल पर विजय और अजय बैठे थे। विजय माया की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। अजय को कुछ शक हुआ। अजय, देखो कितनी सुंदर है। ऐसी सुंदरता गांव में कभी नहीं देखी। विजय, सतर्क रहो, कुछ अजीब सा है इसमें, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मंदिर में हरि बाबा अपनी माला जप रहे थे। माया को देखकर उन्हें हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने राम प्रसाद से बातचीत की। राम प्रसाद, ये नई मेहमान कौन है? गांव में अजनबियों का आना आम नहीं, हमें सतर्क रहना चाहिए। हरि बाबा, ये एक मुसाफिर है, हम उसे आश्रय देंगे, सब ठीक रहेगा। रोहिणी घर पर थी। वो माया की सुंदरता से प्रभावित थी, पर मन में थोड़ी जलन भी थी। उसने हिम्मत करके माया से बात की। नमस्ते, आप बहुत सुंदर हैं। आपकी त्वचा इतनी चमकती कैसे है? मुझे भी आपका रहस्य जानना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम बहुत प्यारी हो प्रिया, ये सब प्रकृति की देन है। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें और बताऊंगी। अभी तो मैं गांव देखना चाहती हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि गोपाल काका, जो रात में खेतों की रखवाली गए थे, बेहोश मिले। वे अब स्वस्थ थे, लेकिन कमजोर लग रहे थे। गांव में चिंता फैल गई। वैद्य जी ने जांच की। प्रधान जी, कुछ अजीब हुआ है। उनकी ताकत जैसे चली गई है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। शायद रात की ठंड का असर है। वैद्य जी, ये कैसे हो सकता है? गोपाल काका तो तंदुरुस्त थे। क्या कोई और वजह हो सकती है? हमें और पता लगाना होगा। विजय और अजय गोपाल काका से मिलने गए। काका ने कुछ अजीब सा बताया। रात को मैं खेत में था, एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की। उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। काका, ये तो अजीब है। क्या वो माया थी? हमें सरपंच को बताना चाहिए। विजय, हमें माया पर नजर रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। उस रात गांव का एक और किसान रमेश खेतों में बेहोश मिला। वो भी कमजोर था। गांव में डर फैल गया। अब लोग माया के बारे में सवाल उठाने लगे। विजय, ये माया दीदी कौन है? उनके आने के बाद से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे सपनों में भी डरावना कुछ दिखता है। क्या हम उनसे पूछें? रोहिणी, शांत रहो। बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। मैं अजय के साथ बात करूंगा। सच पता करना होगा। अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा जो भी है। कुछ देर बाद चौपाल सजी। हरि बाबा ने चौपाल में सब कुछ सुना। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुरानी कहानियां सुनाई, जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। गांव वालों, मेरी बात सुनो। पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं। कभी कभी अजनबी रहस्य लाते हैं। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। आप सही कह रहे हैं हरि बाबा, पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं माया से खुद बात करूंगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले दिन माया चौपाल पर आई। उसने हंसी जाक किया,
बातों में मिठास थी, पर कुछ लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। प्रिया ने फिर बात की। माया दीदी, गांव में अजीब बातें हो रही हैं। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। आपको कुछ पता है? प्रिया, मैं बस रात की हवा लेती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। शायद लोग बीमार हो रहे हैं, वैद्य जी से पूछो। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर नजर रखेंगे। एक रात जब माया गांव के बाहर टहल रही थी, अजय ने उसका पीछा किया। वो उसे पुराने खंडहर के पास रुकी हुई देखता है। वहां एक चमकता फूल था। माया उसे छूती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये क्या था? वो फूल और उसकी आंखें? विजय को बताना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। अजय गांव लौटकर विजय को सब बताता है। डर और बढ़ गया और माया का रहस्य गहरा हुआ। अजय, तुमने जो देखा वो अजीब है। हमें सरपंच को बताना होगा। माया कोई साधारण औरत नहीं है, हमें सच पता करना होगा। विजय, मैंने कहा था सतर्क रहो। उस खंडहर में कुछ अजीब है, हमें सबको इकट्ठा करना होगा। ये गांव की सुरक्षा का मामला है। सुबह गांव में सन्नाटा था। राम प्रसाद ने माया को चौपाल में बुलाने का फैसला किया। हरि बाबा पुरानी कहानियां दोहरा रहे थे, लेकिन माया का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। रामप्रसाद, मेरी बात मानो। ये स्त्री साधारण मुसाफिर नहीं है। हमें गांव की रक्षा करनी होगी। सच जल्दी ढूंढो। माया, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? हम सच जानना चाहते हैं। सरपंच जी, मैं बस एक मुसाफिर हूँ, मुझे इन घटनाओं का अंदाजा नहीं है। शायद कोई बीमारी फैल रही है, वैद्य जी से पूछकर देखिए। हरि बाबा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखों में शक था। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये कोई अनजान शक्ति हो सकती है। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। हरि बाबा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कह सकते। मैं माया से और बात करूंगा, सब साफ हो जाएगा। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर और नजर रखेंगे। प्रिया भी उनके साथ शामिल हो गई। वो माया से दोस्ती बनाए रखना चाहती थी ताकि उसके राज का पता चल सके। विजय, मुझे माया दीदी पर शक है। उनकी बातें मीठी है पर कुछ छिपा है। मैं उनसे और करीब रहूंगी, शायद कुछ पता चले। प्रिया, सावधान रहो। अजय ने खंडहर में कुछ अजीब देखा है। हम सब मिलकर नजर रखेंगे, कोई जोखिम मत लेना। संध्या के समय माया गांव के मंदिर के पास टहल रही थी। प्रिया ने मौका पाकर उससे बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने लगी। माया दीदी, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? गांव में सब डरे हुए हैं। रात में टहलना आपको अच्छा लगता है? जंगल में कुछ खास है क्या? प्रिया, जंगल में शांति है। रात का सन्नाटा मुझे सुकून देता है। तुम भी कभी मेरे साथ चलो, प्रकृति का जादू देखोगी। उस रात गांव का एक और व्यक्ति श्यामू खेत में बेहोश मिला। वो भी कमजोर था और कुछ याद नहीं था। गांव में डर और बढ़ गया। श्यामू की हालत गोपाल और रमेश जैसी है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। ये कोई सामान्य बात नहीं है, हमें और गहराई से देखना होगा। वैद्य जी, ये सब कब तक चलेगा? लोग डर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। क्या कोई बाहरी शक्ति है? अजय और विजय ने श्यामू से बात की। उसने वही बताया जो गोपाल का। रात को मैं खेत में था, एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की, उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद। विजय, ये माया का काम लग रहा है। हर बार वही कहानी दोहराई जा रही है। हमें खंडहर जाकर देखना होगा। हरि बाबा ने गांव वालों को मंदिर में बुलाया
और पुरानी कहानियों का जिक्र किया जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। हरी बाबा, हम सब सतर्क हैं। माया से मैं फिर बात करूंगा, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। प्रिया ने तय किया कि वो माया के करीब रहेगी। एक रात जब माया जंगल की ओर जा रही थी, प्रिया ने चुपके से उसका पीछा किया। वो खंडहर के पास रुकी जहां अजय ने प्रिया ने देखा कि माया फूल के पास बैठी थी। उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थीं और वो कुछ बुदबुदा रही थी। प्रिया डर गई और जल्दी से, ये जगह कितनी अजीब है। माया दीदी यहाँ क्या कर रही है? वो फूल इतना चमकता क्यों है? विजय, मैंने माया दीदी को खंडहर में देखा। वो फूल के पास कुछ कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। प्रिया, तुमने सही किया जो बताया। अजय, हमें अब खंडहर जाना होगा। वो फूल और माया का राज जानना जरूरी है। सरपंच को भी सब बताएंगे। अजय और विजय ने राम प्रसाद और हरी बाबा से बात की। हरी बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब हमारे पुरखों की है। इसमें ऐसी शक्तियों का जिक्र है। वे जवानी और शक्ति के लिए छल करती हैं। हमें उस फूल की सच्चाई पता करनी होगी। हरी बाबा, आपकी बात डरावनी है, लेकिन विजय, अजय, तुम खंडहर जाओ, सावधान। अगली रात विजय और अजय खंडहर की ओर बढ़े। वहां माया नहीं थी, लेकिन फूल अभी भी चमक रहा था। विजय ने उसे छूने की कोशिश की। विजय, इसे मत छू, पहले और पता करना होगा। ये फूल खतरनाक हो सकता है। गांव लौटकर उन्होंने राम प्रसाद को सब कुछ बताया। अगली सुबह माया चौपाल पर हंसते बोलते दिखी। सरपंच जी, गांव बहुत प्यारा है। मैं यहाँ खुश हूँ। लोगों का डर मुझे दुखी करता है। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? माया, तुम मेहमान हो, चिंता मत करो। हम सब मिलकर सच ढूंढ रहे हैं। तुम बस आराम से रहो, हम सब संभाल लेंगे। गांव में एक और रात बीती। इस बार कोई बेहोश नहीं हुआ, लेकिन डर कम नहीं हुआ। प्रिया ने सपने में फिर माया को खंडहर में देखा। उसकी आंखें अब डरार में लग रही थीं। रात गहरी थी। विजय और अजय खंडहर पहुंचे। हवा ठंडी और खामोश थी। वहां फूल और भी तेज चमक रहा था। उसके साथ साथ खंडहर भी अजीब तरीके से चमक रहा था, मानो कोई जादू फैल रहा हो। विजय, ये फूल असामान्य है। इसे छूना चाहिए क्या? डरने से कुछ नहीं होगा। हरी बाबा ने कहा है इसे नष्ट करना है। मैं ले आता हूँ, तुम पास रहना। जैसे ही विजय ने फूल को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा चली और माया अचानक सामने प्रकट हुई। अब उसकी चाल संभाल नहीं थी। चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल सी चमक रही थी। ये फूल मेरा है, इसे छूना मत। ये मेरी ताकत है। जो इसे छूने की कोशिश करेगा वही मेरा शिकार बनेगा। अजय और विजय डर के बावजूद पीछे नहीं हटे, पर उन्होंने तुरंत गांव की ओर भागना सही समझा। बच्चों, ये इंसान नहीं है। तुरंत हरी बाबा को बताना होगा। वे भागे। माया ने पीछा नहीं किया, पर उसकी हंसी जंगल में गूंजी। गांव पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। गांव में खलबली मच गई। ये यक्षिणी है, जवानी और शक्ति के लिए लोगों की ऊर्जा खींचती है। हमें कुछ भी करके उस फूल को नष्ट करना होगा। गांव वाले इकट्ठा हुए। हरी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विजय, अजय और कुछ गांव वाले खंडहर की ओर बढ़े। इस बार माया वहां थी और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? ये फूल मेरी शक्ति है।
इसे छूने की हिम्मत मत करना। तुम सबकी जान खतरे में है माया, तुम्हारा अंत यहीं होगा। हम गांव की रक्षा करेंगे, ये फूल अब नष्ट होगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हरि बाबा ने मंत्रों से एक सुरक्षण कवच तैयार किया। विजय ने फूल उठाया और उसे हरि बाबा के सामने रख दिया और वो फूल जलने लगा। माया चीखी और उसकी शक्ति कम होती दिखी। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। मैं फिर लौटूंगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारा गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। मेरी शक्ति हमेशा जीवित रहेगी। फूल जल गया और माया की तेज रोशनी फैल गई। वो गायब हो गई। गांव वाले मंदिर लौट आए, लेकिन डर पूरी तरह नहीं गया। गांव वालों, हमने उसे भगा दिया, पर उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। उसका वादा सच हो सकता है। हमने गांव बचाया, पर अब हमें एकजुट रहना होगा। कोई भी अजनबी आए, सतर्क रहेंगे। गांव की रक्षा हमारा धर्म है। कुछ दिन बीते, गांव में शांति लौटी, लेकिन रात में लोग बाहर निकलने से डरते थे। प्रिया को अभी भी सपनों में माया की हंसी सुनाई देती थी। धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी भोला रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। समझ नहीं आ रहा है इन गली के कुत्ते क्यों चिल्ला रहे हैं। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज, शायद उन्हें कुछ दिख रहा हो। वैसे तो जंगल पास में ही है, मुझे तो आवाज से ही बहुत डर लग रहा है। हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से भोला अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे भोला आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे शंकर काका बोले, अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है।
पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। ऊपर से आज कुत्ते की रोने की इतनी आवाज आ रही है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली, लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भोला डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। भोला चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। भोला रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई। आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। भोला ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे गोपाल? तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि भोला की पत्नी सुमन थी। भोला का दिल खक से रह गया। अरे सुमन, तो इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुमन की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के भोला का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी भोला रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। हॉरर वाइब। थोड़ी देर बाद भोला जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के भोला जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सांबिया? तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से भोला पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। अचानक शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। भोला डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब भोला के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न भोला पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। भोला ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा
एक झटके में भूत का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी भोला, और उधर एक भूत। ये सब देख के भोला डर जाता है। भोला, अब तू क्या करेगा? तभी अचानक छलावा भोला के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद भोला ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी खोने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस मैं लौटूंगा भोला, उसके बाद तुम्हें ये लालटेन दो क्या तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब भोला के पास लालटेन भी नहीं थी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लिए वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते भोला थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूँ, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ भोला की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सुमन खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। सुमन सोते हुए भोला को याद कर रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुमन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को भोला को समझा रहे थे। तभी सुमन चाय की दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ तो भोला घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। सुमन, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी भोला को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से भोला को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको भोला एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग भोला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ भोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक भोला की आंख खुल जाती है। भोला खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुमन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपके चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? सुमन, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ भोला, तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में?
काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं। कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका। लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया। लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा भोला, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं।